जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एएलपी में पूछे गए साइंस, रीजनिंग, मैथ, जीकेजीएस और करंट शिप सारे प्रश्न देखने वाले हैं। ठीक है भाई, तो अंत तक बने रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है आपको। ठीक है, जैसे पहला दिया है कि रक्त सर्जरी किसके माध्यम से की जाती है? लेजर के माध्यम से, स्कैल्पल के माध्यम से, माइक्रोनीडल के माध्यम से या बारीक कैंचिया के द्वारा। तो इसका प्रयोग जो किया जाता है लेजर से किया जाता है। किससे किया जाता है मेरे भाई? लेजर से किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि जो चिकित्सा का क्षेत्र होता है ना, जो चिकित्सा का क्षेत्र होता है, उस चिकित्सा के क्षेत्र में जो है किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? लेजर का प्रयोग करते हैं। और लेजर का प्रयोग और भी बहुत सारी रोगों के लिए होता है भाई साहब, जैसे गुर्दे की पथरी हो गया, मैं बोल रहा हूँ, आप लिखते जाइए। ठीक है, आंखों की सर्जरी हो गया, तो आंखों की सर्जरी में भी किसका काम किया जाता है? सर, लेजर का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद से और मैं बात करूँ तो जो दांत है वो दांतों को क्या करने के लिए? दांतों के इलाज में। उसके बाद से आपके हृदय से संबंधित रोग जो होते हैं उसमें भी किसका प्रयोग किया जाता है? लेजर का ही प्रयोग किया जाता है। और ध्यान रखिएगा, लेजर जो है तकनीकी रूप से देखा जाए तो कैंसर जैसी अहम बीमारियों में भी सहायक सिद्ध हुई है। ठीक है, कौन? लेजर। तो इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, समझ में आ गया ना? बिल्कुल। अगला प्रश्न दिया है कि स्मृति में सुधार के लिए आयुर्वेद में किस पौधे का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, वो है आपका कहाँ का पौधा? तो वो पौधा जो है वो आपके बंगाल का है भाई साहब। कहाँ का है? वो बंगाल का पौधा है। और बंगाल का पौधा है जिसे हम लोग साग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? उसे बोलते हैं भाई साहब साग, जो हमारी बुद्धि को जो है ना बढ़ाता है। बढ़ाने का मतलब कि जो चीज़ें हम भूल जाते हैं भाई साहब, वो चीज़ें हमको हमेशा के लिए याद रहती है। तो वो कौन सी है? ब्राह्मी है। क्या है वो ब्राह्मी है बंगाल का। ठीक है, तो इसका सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक यौन संक्रामक रोग नहीं है? यौन संक्रामक का मतलब समझ रहे हैं ना आप? यौन संक्रामक का मतलब समझ रहे हैं? जिसमें बैक्टीरिया, कवक, वायरस और परजीवी जो होते हैं, इनके कारण ये रोग होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति है, जब व्यक्ति क्या करता है भाई साहब, जब व्यक्ति संभोग करता है तो संभोग करते समय में ये सभी बीमारियां देखने को मिलती है। जैसे एड्स हो गया, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, सिफिलिस भी यही रोग है आपका, हेपेटाइटिस भी यही है। लेकिन यक्षमा को बोलते हैं मेरे भाई, सभी को पता होगा, टीबी। हालांकि हिंदी में दीदी बहुत लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन यक्षमा को बोलते हैं टीबी। और टीबी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कभी, ध्यान रखिएगा, ट्यूबरकुलोसिस होता है। क्या होता है मेरे भाई? ट्यूबरकुलोसिस होता है, जो कि ये बैक्टीरिया से होता है। ये आपकी बोलते हैं क्या, जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु द्वारा ये क्या होता है? फैलता है, यक्षमा। इसको ध्यान रखेंगे। बाकी तो यौन संचारित से होने वाला रोग जो है आपका ये तीनों है। ठीक है ना, एड्स से, हेपेटाइटिस बी हो गया, सिफिलिस हो गया। चलिए आगे बात करें। तो अगला है कि अंतः शोषण के दौरान फेफड़े के कारण हवा भरे जाते हैं। तो किसके कारण हवा भरे जाते हैं? तो वो ध्यान रखिएगा, वो है फेफड़ों की स्फीति द्वारा। किसके द्वारा? फेफड़ों की स्फीति द्वारा, यानी कि जब प्रेशर पड़ता है ना, दाब पड़ता है, तो इसके द्वारा जो है इसके कारण जो है हवा क्या किए जाते हैं? भर जाते हैं। प्रेशर के द्वारा ही ना भरा जाएगा भाई साहब, बिल्कुल। तो इसको बोलते हैं फेफड़ों की स्फीति। क्या बोलते हैं भाई साहब? फेफड़ों की स्फीति। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला है कि बिना कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय प्राणियों को निम्न में से किस समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है? तो ध्यान रखिएगा, वो है आपके एनिमेलिया, यानी कि इसी के अंतर्गत जो है इनको रखा जाता है। ठीक, अगला है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकीय घटक को कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है? तो प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है, वो है आपका कौन सा? राइबोसोम है। कौन है मेरे भाई? राइबोसोम है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया आप जानते हैं इसको क्या बोलते हैं? अरे माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। बहुत बार पूछता है भाई, ध्यान रखिएगा, कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है? तो कोशिका का जो पावर हाउस होता है ना, उसको माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ये रहा 7वां प्रश्न। बोला है कि इनमें से कौन सी निष्क्रिय गैस रेडियोधर्मी प्रकृति की है? ये हमसे पूछा है। तो कौन सी गैस निष्क्रिय गैस है जो रेडियोधर्मी प्रकृति की है? तो ध्यान रखिएगा, वो है भाई साहब आपके रेडान। कौन है? रेडान है। और निष्क्रिय गैस आप जानते हैं, रेडान को किसे लिखते हैं? आर्यन से लिखते हैं। ठीक है, रेडान को आर्यन से लिखते हैं। आर्गन को किससे लिखा जाता है? एआर से लिखा जाता है। ये सभी निष्क्रिय गैस है। क्रिप्टॉन को किससे लिखा जाता है? के आर से लिखा जाता है।
नियान को किससे लिखा जाता है, तो Ne से लिखा जाता है, ठीक है, ये नियान होता है। तो ध्यान रखिएगा, इनका प्रतीक चिन्ह, इन्हीं को अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस के नाम से इनको जाना जाता है। तो इसमें जो है रेडियोधर्मी प्रकृति की कौन सी गैसें होती हैं, वो होती हैं आपकी कौन सी, रेडान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न दिया है आपके सामने कि आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ रखा गया है। तो देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी जो है ना, इन धातुओं को रखा गया है आपके बाईं ओर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बाईं ओर रखा गया है, जिन्हें क्या कहा गया, जिन्हें क्षार धातु कहा गया है। क्या कहा गया मेरे भाई, इन्हें कहा गया आपका क्षार धातु या क्षारीय मृदा धातु इनको कहते हैं हम लोग, ठीक है। दाएं की तरफ देखेंगे तो दाएं जाने पर जो है धात्विक गुण क्या होता है, घटता है। ध्यान रखिएगा, दाएं जाने पर धात्विक गुण क्या होता है, घटता है भाई साहब। दाएं जाने पर धात्विक गुण जो होता है, धातुओं के जो गुण होते हैं वो घटते हैं, और अधात्विक गुण क्या होगा, बढ़ता है, यानी कि इसका ठीक अपोजिट होता है। तो कभी कभी ऐसा भी प्रश्न बन जाता है आपका। अब इसमें बोला है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब कोई पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो जब कोई पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करेगा ना, तो उसको बोलेंगे मेरे भाई क्या, अपचयन। क्या बोलेंगे उसे बोला जाएगा अपचयन। और जब कोई ऑक्सीजन ग्रहण करेगा ना, तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा मेरे भाई ऑक्सीकरण, ठीक है। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका अपचयन होगा। ऑक्सीकरण, जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है, हाइड्रोजन का ह्रास होता है, ठीक है ना, उसे ऑक्सीकरण कहा जाता है। और ये दोनों क्रिया जो होती है इसको क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अगर ये दोनों क्रिया आपको देखने को मिलती हैं तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है मेरे भाई, अरे ऐसी क्रिया क्या कहलाती है, ये उपापचय कहलाती है, सॉरी उपापचय, ठीक है ना। इन दोनों क्रियाओं को एक साथ जो घटित होती है उसे उपापचय अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक। अगला है कि इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन जिसमें एक नया पदार्थ बनता है, ठीक है। भौतिक परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ बनता ही नहीं है, जैसे मक्खन का खट्टा होना, तो ये जो है आपका कौन सा परिवर्तन है भाई, रासायनिक परिवर्तन। बाकी CO2 से सूखी बर्फ बनाना, एक प्लेटिनम तार का गर्म होना, लोहे का चुंबकीय कराना, ये जो होता है ये आपका भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। इसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बन रहा है भाई साहब। मक्खन का खट्टा होना, यानी कि दूध जो होता है किसमें परिवर्तित हो जाता है, दही में परिवर्तित हो जाता है ना, तो फिर दही से दूध थोड़ा बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक। अगला करके जब श्वेत प्रकाश की पतली किरण किसी प्रिज्म से गुजरता है तो प्रकाश क्या होता है, 7 रंगों में वर्ण विक्षेपित होता है, यानी इसका वर्ण विक्षेपण होगा, बोले तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। परिवर्तित तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि अपारदर्शी वस्तु से परिवर्तित होता है, और प्रिज्म जो होता है पारदर्शी होता है, जिससे 7 रंगों में क्या होता है मेरे भाई, ये 7 रंगों में जो है विभक्त हो जाता है। कितने रंगों में, 7 रंगों में जो है विभक्त हो जाता है, जिसका नाम है VIBGYO और R का विचलन सबसे कम होता है, जिसके कारण इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है। सबसे कम किसकी होती है, बैगनी की होती है, इसलिए इसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है, विचलन भी कम होता है, ठीक है, और इसका प्रकीर्णन भी कम होता है। ध्यान रखिएगा, लाल रंग का, और किसका प्रकीर्णन जल्दी ज़्यादा होता है, बैगनी रंग का होता है, ठीक। प्रकीर्णन का मतलब फैलाव, जैसे कि आकाश का रंग नीला दिखाई देना, समुद्र पर पानी जो है नीला दिखाई देना, ठीक है। तो ये किसके कारण होता है, ये प्रकीर्णन के कारण होता है, ठीक है। लाल कलर जो है बहुत दूर तक दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है, क्योंकि उसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है। तो ये 7 रंग जो है, सूर्य का प्रकाश जो है 7 रंगों से मिलकर बना है, ये ध्यान रखिएगा, ये बात बताया था आपके न्यूटन साहब ने, ठीक है। अगला है कि एक माध्यम में ध्वनि की गति निर्धारित करता है। तो भाई माध्यम में ध्वनि की गति उसकी प्रकृति पर निर्भर करेगा, किस पर, प्रकृति पर। मान के चलिए कि अगर निर्वात है, निर्वात का मतलब समझते हैं, जहाँ पे हवा ना हो, तो क्या जहाँ पे हवा नहीं रहेगा, निर्वात नहीं रहेगा, क्या उसमें ध्वनि जाएगी, नहीं। आप कहेंगे सर निर्वात में ध्वनि नहीं जा सकती है। एक प्रश्न और बनता है कि ध्वनि जो होती है वो कैसी होती है। तो ध्वनि जो है यांत्रिक तरंगें होती है। क्यों होती है यांत्रिक तरंगें, क्या होती है सर, वे तरंगे जिनको चलने के लिए किसी माध्यम की क्या होती है, आवश्यकता होती है, उसे यांत्रिक तरंग कहते हैं। इसलिए ध्वनि जो है वो आपकी कौन सी तरंग है, यांत्रिक तरंगे है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यदि माध्यम की प्रकृति पर ये क्या करेगा मेरे भाई, माध्यम की प्रकृति पर जो है ये निर्भर करेगा। अरे बात समझ में आई क्या, मजा आ रहा है कि नहीं भाई, मजा आ रहा है ना। ग्रहों की परिक्रमा पथ का आकार कैसा है, गोलाकार है, नहीं गोलाकार तो नहीं हो सकता, सीधी रेखा में नहीं होगा, अंडाकार है। हाँ भाई, वो गोला जो है अंडाकार है, पर
क्या है, चारों तरफ फैला हुआ है, जिसमें सौर मंडल में ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए, ठीक है, क्षुद्र ग्रह हो गए, ये सारे जो है उसका चक्कर लगाते हैं, उसी का परिक्रमा जो है करते रहते हैं। तो ग्रहों की परिक्रमा पथ का जो आकार होता है वो कैसा होता है, वो आपका फैला हुआ वृत्त के जैसा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया ना, बिल्कुल। अगला है कि यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती है, किसके कारण है, तो भाई ये है आपका जड़त्व। क्यों, क्योंकि वो जो वस्तु है ना, वो वस्तु चाहती है कि मैं अस्थायी हूँ, तो वस्तु वो अस्थायी रहना चाहेगी, वो गति की अवस्था में आना ही नहीं चाहेगी। लेकिन जैसे ही भाई सब उसको हिलाते हिलाने के बाद गिर जाता है, किसके कारण, जड़त्व के कारण। यानी कि वो अपनी जगह पे चाहता है कि मैं अपनी जगह पे बना रहा हूँ, पर बन नहीं पाता है भाई साहब। जड़त्व का पहला नियम यही है ना, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है, गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहेगी। पढ़े है ना न्यूटन साहब के नियम, बिल्कुल। फोकस दूरी का ऐसा ही मात्र क्या होता है, सभी को पता है, मीटर होता है भाई साहब। फोकस दूरी को किससे लिखते हैं, एफ से लिखते हैं। ठीक है, चलिए अगला। अब रीजनिंग का प्रश्न आ गया भाई साहब। बोला है कि 2 × 3 = 47 हो रहा है, घंटे और मिनट की सुई के बीच बनाए गए दो कोणों में से छोटा कोण क्या होगा। तो मेरे भाई मैं इसको हल करता हूँ दूसरे तरीके से। जैसे 3 है, मैं इसको 45 + 2 लिखूंगा। ठीक है, 3 का मतलब 3 पर तो रहेगा, और 45 का मतलब किस पर आ जाएगी, तो सर 5 9 9 पर आएगा। इन दोनों का अंतर कितने का है, 6 का है ना, माइनस का 6 है, तो 6 में माइनस का 30 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये हो जाएगा आपका 180। कितना होगा, 180। अब 180 में 45 का आधा घटा दूंगा भाई साहब, तो 45 का आधा 22.5 होता है। कितना होता है, 22.5 होता है। घटाना है हमको, ध्यान रखिएगा, क्या करना है, घटाना है। और 2 मिनट का मतलब कि दोनों सुइयों के बीच, घंटे और मिनट के सुई के बीच कितना अंतर होता है, 5.5 का मिनट का होता है। तो गुणा करने के 11 आ जाएगा, यानी कि 22.5 में से 11 घटाएंगे तो 11 दशमलव कितना होगा, 5। यानी कि 180 में से 11.5 जो है आपको क्या कर देना है, घटा देना, यही आपका राइट आंसर होगा। तो 5 9 में से 1 जाएगा तो 8, यहाँ पे 6, 168.5 बोले तो ऑप्शन नंबर सी बोले। बाकी बिहारी लाल की जय। ये एक नया मेथड, यूनिक मेथड है भाई साहब। बाकी तो फार्मूला आप जानते ही हैं। फार्मूला क्या होता है सर, m बराबर होता है 2/11, ठीक है, h × 30 प्लस माइनस क्या होता है थीटा। आप इस पर भी करेंगे तो आ जाएगा। तो आपको जो अच्छा लगे भाई साहब, ठीक है, मेरे को शॉर्टकट बहुत तेज सॉल्व कर पाता हूँ, इसलिए वही मुझे अच्छा लगता है। ठीक है ना, अगला देखें। अगला है कि जैसे थंडर शब्द के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के उनके क्रम के ठीक बाद, स्वर को क्रम के ठीक बाद, यानी कि स्वर के बाद वाला लिख रहा है। ठीक है, स्वर के बाद यानी कि प्लस कर रहा है। फिर बोला है कि प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के ठीक पहले, यानी कि व्यंजन जो है ना, व्यंजन के ठीक पहले, यानी कि व्यंजन में क्या कर रहा है, -1 कर रहा है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि कौन सा अक्षर इस प्रकार बने हुए अक्षरों के समूह में मध्य में आएगा। तो मध्य में मतलब कि 3 इधर से खत्म हो जाएगा, 3 इधर से खत्म हो जाएगा, एन आएगा। तो एन के आगे वाला क्या नंबर आता है, तो आप सॉरी पीछे वाला, क्योंकि व्यंजन है ना, तो पहले आता है आपका एम। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। बोले बाकी बिहारी लाल की जय। बताइए बात आपको समझ में आई कि नहीं मेरे भाई, आई ना, बहुत सिंपल सा है भाई साहब, केवल बीच वाला देखना था आपको। ठीक है, अगला है कि उस संख्या श्रेणी के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे। कह रहे कि उपरोक्त श्रेणी की संख्याओं में से प्रत्येक विषम संख्या को हटा दिया जाए। तो विषम संख्या जितना है सब उसको हटा दिया जाए भाई साहब। ठीक है, उसको क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए विषम संख्या को। तो ऐसे फटाफट हटा लेंगे ना भाई साहब, फटाफट। सॉरी 6 तो नहीं होगा मेरे भाई, 6 सम संख्या है। ठीक है, उसके बाद से फिर 5 हो जाएगा, 3 3 खत्म, फिर 5 खत्म। विषम संख्या की कहानी खत्म कर दी है। पूछा क्या है हमसे, दाएं से 8वां स्थान, यानी इधर से, तो इधर से 8वां स्थान चलेंगे तो देखिए 1 यहाँ पे हो गया, 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 और 1 8, यानी कि 4 आएगा। बोले तो ऑप्शन नंबर इसका ए क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपका पूछा है। चलिए 19 की तरफ, और ये रहा आपका। कह रहे दी गई जानकारी अनुसार ध्यानपूर्वक अध्ययन करे और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे। कह रहे कि एक पारिवारिक पार्टी में अमेलिया, ओलिविया, ईसा, एमिली, पापी और जेसिका, गजब का नाम दिया है भाई साहब। ठीक है, सभी एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। चलिए सभी पंक्ति में उत्तर के मुख करके बैठे हुए हैं। पापी और जेसिका दोनों की तरफ 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। पापी और जेसिका, देखिए एक है भाई साहब पापी, ठीक है, पापी, और एक है आपकी जेसिका। ये दोनों जो है पास में बैठी है, पापी और जेसिका।
ठीक है ना। पापी और जेसिका आपकी है, ठीक है ना। पापी और जेसिका दोनों, और एक तरफ 2 व्यक्ति बैठे हैं और दूसरी तरफ 3 व्यक्ति बैठे हैं। एक तरफ 2, दूसरी तरफ 3। अमेलिया और ओलिविया दोनों एक एक सिरे पर बैठी हैं, पर किधर बैठी है पता नहीं है। अमेलिया और ओलिविया, ध्यान रखिएगा, अमेलिया और क्या है, ओलिविया है, ठीक है। चलिए, अमेलिया और ओलिविया है, दोनों एक सिरे बैठी हैं। ईसा अमेलिया के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है, तो अमेलिया के दाईं ओर, तो अमेलिया को अगर यदि अमेलिया को मैं, ठीक है, अगर अमेलिया को मैं यहाँ पे बैठा दूं, ठीक है, अगर अमेलिया को मैं यहाँ पे बैठा दूं AM, ठीक है, अमेलिया हो जाएगा। अमेलिया को मैं यहाँ पे बैठा दूं तो अमेलिया के बाईं ओर, तो अमेलिया के बाईं ओर इधर हो जाएगा, ठीक है। अमेलिया के बाईं ओर देखेंगे तो मेरे भाई इसको मिटाते हैं, ठीक है। तो अमेलिया के बाईं ओर कौन बैठी है, अमेलिया के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है ईसा। कौन बैठी है, ईसा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, आपके आंसर ईसा हो जाएगी, ठीक है, ईसा। और किसके बगल में बैठी है, अमेलिया के बगल में बैठी है, तो ये हो जाएगी यहाँ पे आपकी अमेलिया, ठीक है ना, अमेलिया हो गई। फिर आगे क्या बोल रहा है, ठीक बगल में बैठी है। ओलिविया के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, तो ओलिविया के दाईं ओर, तो ओलिविया किधर बैठेगी, तो आप कहेंगे सर इसके बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं इधर, ठीक है, तो 2 व्यक्ति बैठे हैं, इसका मतलब ओलिविया इधर बैठेगी, ओलिविया, ठीक है, ओलिविया यहाँ पे बैठेगी। अब बच गया एक, कौन सा है, एक बच गया आपका एमिलिया, तो एमिलिया यहाँ पे बैठेगा। अरे एमिलिया कहाँ बैठेगा, यहाँ पे बैठेगा, यही ना बचा है, बाकी तो और कोई बचा ही नहीं है। तो अब पूछा हमसे क्या, पूछा क्या है, तो पूछा है कि ओलिविया के दाईं ओर, तो भाई ओलिविया ये है, ओलिविया के दाईं ओर एमिलिया है, तो एमिलिया इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एमिली मतलब बोले तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बैठा कर देख लीजिएगा भाई साहब, यही आपका राइट आंसर आएगा। बात समझ में आ गई बिल्कुल, क्योंकि ये दोनों एक छोर पर बैठी हैं, तो इसको इधर बैठा दिया, इसको उधर बैठा दिया, समझ रहे हैं ना, बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला देखें, देखिए इस प्रश्न में पूछा हुआ है, ये तो छोड़ देते हैं भाई साहब। पूछा है कि समिता, तन्या और रेखा में सबसे छोटी कौन सी है, तो पहले कथन को लेते हैं। कह रहे हैं कि समिता रेखा से लंबी है, तो चलिए यहाँ पे समिता है, समिता जो है रेखा से लंबी है, तो ये रेखा हो जाएगी इधर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। रेखा तन्या से छोटी है, रेखा जो है ना वो छोटी है किससे से, तन्या से, तो तन्या बड़ी हो जाएगी, तन्या बड़ी हो जाएगी। तो इसमें पूछा है ना कि समिता, तन्या और रेखा में सबसे छोटी कौन सी है, तो समिता, तन्या और रेखा, देखिए समिता भी आ गई, तन्या भी आ गई, रेखा भी आ गई, तो सबसे छोटी कौन दिख रही है सर, यहाँ पे रेखा दिख रही है। यानी कि पहले वाले कथन से ही आंसर मिल गया, तो फिर आगे चेक करने की जरूरत नहीं है भाई साहब। यानी कि बोले तो केवल एक सही होगा, ठीक है, यानी केवल एक कथन जो है प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, बाकी 2 कथन उत्तर देने को पर्याप्त नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि सर ए वाला किस में है, तो ए वाला सी में है यहाँ पे भाई, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है। अब ये नहीं कि ए देख लिए तो ए पे ही मार देंगे, काम खत्म, नहीं, ए देखिए कहाँ पे है, सी में है भाई सर, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ऐसी गलतियाँ होती रहती हैं, इन गलतियों पर आप विशेष ध्यान देंगे भाई, ठीक है ना। तो ये कितने प्रश्न थे, 20 प्रश्न था ना आपका, 20वां, बिल्कुल। चलिए 21वां, इसको ध्यान दीजिए और इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए, ठीक है। कह रहे हैं कि एक किराएदार ने अपने पड़ोसी से कहा, आजकल ऊंचे भवनों में भी बहुत सारे मच्छर हैं यह मेरी नींद में बाधा डाल रहा है। कौन कह रहा है, किराएदार ने अपने पड़ोसी से कह रहा है, ठीक है। इसका मतलब इसका समस्या जो है वो मच्छर संबंधी है भाई साहब। कौन है, मच्छर संबंधी इसका जो है समस्या है। तो कह रहे हैं कि मच्छर के कारण किराएदार परेशान है, बिल्कुल परेशान है भाई साहब, तभी तो बात कर रहा है ना उस पर। आमतौर पर ऊंची इमारतों में कोई मच्छर नहीं होते हैं, ऐसे देखा जाए तो आमतौर पे तो मान सकते हैं भाई साहब, हो भी सकता है, ठीक है, अगर मानना चाहे तो मान भी सकते हैं, हो भी सकता है। इसका मतलब कि इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। आमतौर पर देखा जाता है ना कि इमारतों में जो है मच्छर नहीं होते हैं। अब ये कहता है कि ऊंची इमारतों में मच्छर होते ही नहीं है, जबरदस्ती कहता तो ये गलत हो जाता है, ठीक है। लेकिन आमतौर पर बोल रहा है तो भाई साहब ये बिल्कुल सत्य बातें हैं। आमतौर पर ऊंची इमारतों में मच्छर जल्दी नहीं रहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला कथन से संबंधित ही है, चलिए आगे देखते हैं। आपका कह रहे हैं कि कुछ तौलिया साबुन है, कुछ तौलिया जो है ना,
कुछ तौलिया जो है क्या है, साबुन है। ठीक है, इसको साबुन ए से लिखते रहे, ठीक है ना, साबुन है। फिर बोल रहा है कि सभी साबुन शैम्पू है, यानी कि ये सभी साबुन जो है शैम्पू है, SM। ठीक है, सभी शैम्पू है। सभी शैम्पू ब्रश है, यानी कि सभी शैम्पू जो है ना वो क्या है आपके, ब्रश है, यानी कि ब्रश हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि सभी साबुन ब्रश हैं, तो सभी साबुन, तो सभी साबुन क्या है, ब्रश है, बिल्कुल आ ही रहा है इसमें, यानी कि ये कथन सही होगा बिल्कुल। कुछ ब्रश शैम्पू हैं, तो कुछ ब्रश क्या है, कुछ ब्रश आपके शैम्पू में भी आ रहा है, ये बिल्कुल सही है, यानी कि ये भी सही है। तो इसका अर्थ यह दोनों निष्कर्ष सही है, और दोनों निष्कर्ष सही है तो कौन सा होगा आपका, एक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, दोनों निष्कर्ष आपके सही होंगे। चलिए आगे तब चलते हैं, अगला प्रश्न। अगला है ये डायग्राम बनाने वाला भाई साहब, चलिए डायग्राम बनाइए इसका। कह रहे PQRST एक ही वर्ष में विभिन्न महीनों, यानी कि जनवरी फरवरी ऐसे करके दिया है। तो चलिए जनवरी फरवरी लिखिए यहाँ पे। तो ये जनवरी हो गया, ये फरवरी हो गया, ठीक है, ये मार्च, ये अप्रैल, ये मई, ठीक है, ये जून। कितना है आपके, 6 है ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, बिल्कुल सर। तो ये हो गया। R सितंबर में यात्रा करता है। चलिए R जो है सितंबर, तो जून, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, क्या बोल रहा है, क्या दिया है यार, जनवरी फरवरी मार्च जुलाई सितंबर, जनवरी फरवरी मार्च और जुलाई सितंबर दिया है, ये अलग दिया है, जुलाई सितंबर, ठीक है, और दिसंबर। तो सितंबर में जो है कौन है, R यात्रा करता है। तो चलिए R सितंबर में हो गया। और T के बीच, R और T के बीच केवल एक व्यक्ति यात्रा करता है। तो R और T के बीच केवल एक व्यक्ति, यानी कि R और T, यानी कि T ऊपर होगा, R और T के बीच में एक व्यक्ति यात्रा करता है। ठीक है, U और P के बीच कोई भी व्यक्ति यात्रा नहीं करता है। U और P के बीच, तो हो सकता है U यहाँ पे हो, P यहाँ पे हो, कंफर्म नहीं है। ठीक है, कंफर्म नहीं है, अभी रखें ऐसे, बीच कोई भी व्यक्ति यात्रा नहीं करता है। P U के बाद वाले महीने में यात्रा करता है। तो P जो है U के बाद वाले, बिल्कुल सही है। अब P और S के बीच 2 से अधिक व्यक्ति यात्रा करते हैं। P और S के बीच, तो P और S के बीच, यानी कि S जो होगा लास्ट में होगा, P और S के बीच में 2 से अधिक व्यक्ति यात्रा करते हैं। तो बचा क्या आपका, आप कहेंगे सर Q बचा, तो Q यहाँ पे आ जाएगा। पूछा क्या हमसे कि इनमें से कौन जुलाई में यात्रा करता है, तो जुलाई में कौन यात्रा कर रहा है मेरे भाई, Q यात्रा कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सटीक भाई साहब पकड़ा आपने। ठीक है, अगला देखें। अगला है कि दिए गए आरेख ध्यानपूर्वक करना है आपको। तो चलिए भाई साहब इसको आरेख को देखना है और सीधा बताना है। क्या बताना है, कह रहे हैं कि ऐसे कितने अभियंता हैं, अभियंता के बारे में, जो शिक्षक भी हैं लेकिन चिकित्सक नहीं है। चिकित्सक का मतलब कि जो है ये त्रिभुज चिकित्सक को बताता है। तो त्रिभुज वाला बिल्कुल काट दीजिए भाई साहब, त्रिभुज वाला बिल्कुल काट दीजिए। तो इसमें दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 15, यानी कि 15 ही क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। बोले तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। बताइए इसमें कोई तामझाम है क्या भाई साहब, कुछ तामझाम नहीं यार, बहुत ईजी है। जो कि अभियंता चाहिए शिक्षक चाहिए, तो दोनों में शामिल है, वही अभियंता शिक्षक होंगे। ठीक है, तो 15 इसका राइट हो जाएगा। अगला है कि छात्र इंटर्न और अनुसंधान करता है। तो जब भी 2 गुण दिए रहते हैं ना, तो तीनों में आते हैं छात्र भाई साहब। इसका मतलब किस में होगा, ऑप्शन नंबर डी में इसका सटीक राइट आंसर होगा। जैसे टीचर की बात करें तो टीचर में आपकी व्यक्ति हो गया, एक और पद दे दे, जैसे कि आपका क्या बोलते हैं, जैसे ईमानदारी का गुण दे दे, उसके बाद से अध्यापक का दे दे। तो भाई कुछ टीचर ईमानदार भी होते हैं, कुछ जो है आपके क्या होते हैं, कुछ गुण भी, कुछ ईमानदार भी होते हैं, कुछ टीचर भी होते हैं, और कुछ ऐसे पर्सन भी व्यक्ति होते हैं। इसलिए 2 गुण जब भी दिया रहा है ना और एक व्यक्ति का दिया रहा है, तो हमेशा डायग्राम में ही आपका सही होता है, यह याद रखिएगा। अगला है, ऐसा बोल रहा है कि दिए विकल्प में किन 2 संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए ताकि y का मान 29 हो जाए। तो मेरे भाई सबसे पहले देखा गया कि 9 और 3, यहाँ पे तो बिल्कुल सही है सर, भाग है, 3 से कटेगा, इसको तो चेंज नहीं करना है, यानी कि 3 वाला तो कभी चेंज होगा ही नहीं। चलिए 4 5 पे देख लेते हैं, क्या y का मान 29 आ जा रहा है। तो देखिए 6 गुणे 4 की जगह पे क्या लिखेंगे 5, तो 5 माइनस ये हो जाएगा 4 प्लस 9 में 3 का भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ पे सीधा कर दे। तो 6 5 30 और 4 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 29। बोले बाकी बिहारी लाल की जय, यानी कि बी से ही हमारा आंसर क्या हो गया भाई साहब, मिल गया। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है
कि सर 9 और 3 में तो चेंज करना ही नहीं है, बिल्कुल कुछ भी करे 9 और 3 में चेंज नहीं करना है, क्योंकि एक दूसरे से ऐसे ही कट रहे हैं, और कटेंगे तो उसको छूना नहीं है भाई साहब, छुएंगे तो जल जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे करके तुरंत क्विक आंसर निकाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगला देखें, अगला है आपका, कह रहे कि एल एम, ठीक है, एल है और फिर से क्या है आपका एम है, ठीक है ना, एल है और उसके बाद से क्या है एम है, एन की संतान है, ये दोनों जो है किसकी संतान है, एन की संतान है, ठीक है। अभी पता नहीं है जनरल कौन सा क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। ये जो है संतान है, इसका मतलब या तो भाई होंगे या तो बहन होंगे, होंगे ना, बिल्कुल। एन जो है एल का पिता है, एन जो है, ठीक है, एल का पिता है, ये जो है एन जो है एल का क्या है, पिता है, ठीक है। ये पिता प्लस हो जाएगा। एल एन की पुत्री है, एल जो है एन की पुत्री, यानी कि ये माइनस हो जाएगी। लेकिन एम एन का पुत्र नहीं है, एम जो है एन का पुत्र नहीं है, इसका मतलब ये पुत्री हो सकती है तो इसी का बेटा ना, पुत्री हो सकती है, तो ये पुत्री ही होगी, ठीक है। तो पूछ रहा है कि एल और एम आपस में किस प्रकार संबंधित है, तो भाई साहब बहन से संबंधित है। अरे एल जो है एम की क्या लगेगी, बहन लगेगी। ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा, राइट आंसर होगा। सिंपल सा दिख रहा है। अरे जब मैं कह दूँ कि मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूँ, इसका मतलब तुम्हारी पुत्री तो हो सकती हो ना, बिल्कुल सर, इसका अपोजिट होता है, ठीक है। अगला है कि ममता और नंदिनी सुबह में शतरंज खेल रही है। अगर नंदिनी सूर्योदय की तरफ देख रहे हैं, ममता और नंदिनी, तो मान के चलिए ये नंदिनी है, ये ममता है, नंदिनी सूरज की तरफ मुंह करके बैठी है, तो ममता इसके सामने ही मुंह करके बैठेगी ना, तो ये पूर्व में बैठी है तो ये किधर बैठेगी, पश्चिम में बैठेगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछ दिया भाई साहब, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला है, अगला इसमें वही दिया है, ये इसको ढूंढना है, रिलेशन निकालना है, निकालिए भाई साहब, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। तो 6 और 8 को 12 कैसे ला सकते हैं, बहुत लोग सोच रहे हैं ना कि सर 6 और जो है 8 को 4 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है, 6 दूना 12 हो जाएगा। पर क्या इसको करने पे आ जाएगा, नहीं आएगा। तो सोचना क्या है, देखिए तरीका ये है भाई साहब कि 6 गुणे 8/4 किया है, देखिए 4 दूना के 8, 2 छके 12 आ जाएगा। उसी तरह से 9 गुणे 8/4 किया है, 4 दूना के 8, 9 दूना के 18, समझ गए। तो 6 गुणे 10 हो जाएगा मेरा भाई, बट्टे 4 होगा, 2 से 2 बार में, 2 से 5 बार में, 2 से 3 बार में, तो 5 से कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 15, बोले बाकी बिहारी लाल की जय, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, खुद से पूछ करके देखिए ना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये सवाल काफी महत्वपूर्ण सवाल है। कह रहे हैं कि जो है यहाँ पे दिया है कि इसका संबंध जो इससे है, इसका संबंध इससे है, तो बताइए इसका संबंध किससे होगा। तो बहुत लोगों का आंसर गलत भी आ सकता है भाई साहब। देखिए P 16 आता है, 16 में से 2 घटाया, फिर 2 घटाया 12, 10, फिर क्या होगा 8। सभी को पता है कि H होगा, 8 यहाँ पे होगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद से देखिए, अगर देखेंगे तो R और J के बीच का अंतर, यानी कि R का मतलब R कितने पे आता है, आपके अनुसार 18 पे आता है, 18 में से 10 घटाया है, यानी कि अंतिम में से बड़े वाले में से छोटा वाला घटाया है। तो बड़े वाले में से छोटा वाला घटाया है, ठीक है, तो बड़े वाले में छोटा वाला घटाया है, इसका मतलब कि इसको क्या करना पड़ेगा सर, 18 में से 10 घटाया है ना, तो कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। अब देखिए ये 6 है, तो 6 में से हम अगर यदि 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 6 में से 8 घटाएंगे तो ये माइनस का 2 आ जाएगा। अगर लास्ट वाले में से घटाते हैं तो ठीक है ना, लास्ट वाले में घटा से तो ये वाला आ जाएगा, तो जो कि हो नहीं सकता है। अगर यहाँ 5 में से अगर इसको घटाए, ठीक है, 5 में से अगर यदि 8 घटाए तो यहाँ पर भी माइनस में ही आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता है भाई। अगर इसको घटाएं तो ये भी नहीं आ सकता है, माइनस में ही आएगा। तो होगा कौन सा, इसका होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 10 में से 8 घटाएंगे तो भैया क्या आएगा, प्लस का 2 आएगा, और यही हर जगह आ रहा था। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपका, ठीक है। चलिए अगला देखें और इसको सॉल्व करें। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह स्थान पर आएगी। तो बहुत आसान है भाई साहब, देखेंगे तो 7 का 2 गुना 4 गुना 28, 28 का 4 गुना 112, तो इसका तो यहाँ पे आ जाएगा, तो वो तो चाहिए हमको नहीं। 56 का देखेंगे तो 56 का 4 गुना यहाँ पे है, तो इसका 4 गुना यहाँ पे आ जाएगा, आपका यहाँ पे आएगा बिल्कुल। तो 4 चौके 16 का 6 हो जाएगा, 4 दूना के 8 1 9 और 4 दूना के 8, यानी 896 क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। यानी कि ये जो सीरीज चल रहा है ना मेरे भाई, अल्टरनेटिव चल रही है। कैसी, अल्टरनेटिव, एकांतर क्रम में, ठीक है। अगला बोले
कि असंगत का चयन करना है। बताइए असंगत कैसे होगा, कौन सा होगा। देखिए असंगत जो होगा वो होगा आपका परमवीर चक्र। परमवीर चक्र क्या होता है, तो सैनिकों को जो है ना असाधारण वीरता और बलिदान के लिए दिया जाने वाला सम्मान है, और यह सैनिकों को कब मिलता है, मरणोपरांत मिलता है। क्या मिलता है, मरणोपरांत मिलता है भाई साहब, ठीक है। कौन, परमवीर चक्र। बाकी पद्म भूषण, उसके बाद से पद्म विभूषण, ठीक है ना, पद्मश्री आपके हो गए। तो ये जो होते हैं उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना, समझ में आया, बिल्कुल। अगला देखें, अगला है कि किसी निश्चित कुछ भाषा में नेचर को इतना के रूप में लिखा जाता है, रीजन को इतना के रूप में लिखा जाता है। तो बताइए इसको किसके रूप में लिखा जाएगा। तो एन कितने पे आता है, 14 पे आता है। 14 से क्या हो गया, 3 17 हो गया। तो ये 1 पर आता है, और 1 का उल्टा कर दिया, माइनस का 3 घटा दिया तो जेड आ गया। 27 पे आता है ना, 27 में से 3 घटाएंगे तो 24। 24 पे क्या आता है, वाई। यानी कि 3 जोड़ा है और 3 क्या है कि क्या किया है मेरे भाई, 3 घटाया है। तो वैसे ही एल है, तो एल कितने पे आता है, 12 पे आता है। 12 में 3 जोड़ेंगे 15 पे क्या आएगा, ओ। यानी कि ये वाला कहानी खत्म। फिर ओ जो है 15 पे आता है, 15 में से फिर 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 12। 12 पे क्या आता है, एल। तो ओ एल हो जाएगा, यानी कि भी खत्म। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। यही कहानी चल रही थी भाई यहाँ पे, ठीक है। तो इसका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। समझ में आया क्या, समझ में आया ना मेरे भाई, बिल्कुल। पहले प्लस का 3 किया है, फिर माइनस का 2 किया है। 1 मिनट रुकिए भाई साहब, प्लस का 3 फिर माइनस का 2 किया है, ठीक है ना। एक के बाद से जेड, जेड के बाद से वाई, बिल्कुल माइनस का 2 किया था यार, गड़बड़ हो गया, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देना, हल्का हल्का सा मिस्टेक कभी कभी हो जाता है, ठीक। LFDCN को इतना ग्रुप में गया, तो एल 12 पे आता है, क्यू कितने पे आता है, 17 पे आता है। तो प्लस का 5 किया है, ठीक है, 12 5 17। एफ 6 पे आता है, जे 10 पे आता है, 4 प्लस का 5 प्लस का 4, ये तो चल रहा है। तो डी जो है प्लस का 5 करे तो डी के बाद से 4 में 5 जोड़ेंगे 9, 9 पे आई आएगा, सब में है। एच 4 प्लस करें, यानी घटते हुए क्रम में कर रहा है, तो 4 4 कितना हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा। 12 पर एल आना चाहिए, यानी कि वाला खत्म। अब एल है तो एल 12 पे आता है, इसमें 3 जोड़ेगा, क्योंकि 4 जोड़ा है तब 3 जोड़ेगा ना। तो 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15 पे ओ आना चाहिए, ये वाला खत्म हो जाएगा। फिर 18 में 2 जोड़ना चाहिए, 20 टी आना चाहिए, सब में है। और डब्ल्यू में 1 जोड़ना चाहिए, 23 1 24 वाई आना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ठीक है। एक ही जोड़ा है ना भाई, तो डब्ल्यू के पास क्या आता है, वी डब्ल्यू एक्स आता है, सॉरी यार यहाँ पे मिस्टेक होगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, एक्स आएगा ना, 1 जोड़ेगा यहाँ पे। तो 5 4 3 2 1 जोड़ रहा है इसे, ठीक है ना, क्रम से। चलिए अगला देखें। अगला है कि इसका संबंध 2 से है, कैसे हो सकता है भाई साहब, कैसे हो सकता है ये वाला। तो यहाँ से तो दिमाग में लग गया होगा कि 8 5 40, 2 एकम 2, 3 एकम 3, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, ठीक है। या कहीं ना कहीं दिमाग जरूर दे देता है भाई साहब, बस थोड़ा सा सोचना पड़ता है। जैसे कविता में क्या होता है, छंद होता है, तो पुस्तक में क्या होता है, सभी को पता है सर, पुस्तक में पृष्ठ होते हैं, यानी कि पेज होते हैं। बोले तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। अगला देखें, अगला है क्या बोल रहा है कि एक टंकी को पाइपों द्वारा, मैच शुरू हो रहा है, ठीक है, एक साथ 45/4 मिनट में भरा जा सकता है। बड़ा पाइप छोटे पाइप के मुकाबले टंकी को 12 मिनट कम समय में भर सकता है। तो बड़े पाइप द्वारा टंकी को भरने में लगा कितना समय होगा। तो भाई साहब इसको तो विस्तार में करना पड़ेगा, इसका शॉर्टकट कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो बड़े पाइप को मान लेते हैं कि उसको भरने में लगा समय क्या है, टी है। तो इस टी को भरने के लिए कितना समय लेता है, तो सर मान लेंगे कि इसको जो है एक टंकी है, उस टंकी को भरने के लिए टी समय लेता है। फिर प्लस करके फिर इसी एक टंकी को टी जो है 12 मिनट कम लेता है, यानी कि टी प्लस क्या हो जाएगा, टी प्लस 12 हो जाएगा। और ये जो 12 है ना, टी प्लस 12 जो है ये बराबर हो जाएगा किसके, बराबर हो जाएगा 1/45/4 के, क्योंकि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा क्या बोलते हैं, हाँ समय बराबर जो होता है दूरी बटे चाल होता है ना, बिल्कुल सर। जो समय होता है वो दूरी बटे चाल ही होता है, ठीक है। बस यहाँ से इसको हल कर देना है, अब हो जाएगा। तो 1/t है, अब प्लस 1/t प्लस 12 है आपका, ठीक है, t प्लस 12 यहाँ पे दिया है, अब बराबर ऊपर 4 चला जाएगा, नीचे 45 हो जाएगा। अब इस समीकरण को सॉल्व करना है। तो भाई ऑप्शन के द्वारा जैसे 30 लेते हैं तो 30 यहाँ पे रखेंगे, तो 1/30 और 30 और 12 कितना होता है, 42 होता है,
ठीक है। 30 और 12 कितना होता है, 42 होता है। तो हमें तो 45 नीचे चाहिए ना, तो नीचे 45 क्या 30 12 से आ सकता है, 30 42 से। तो 30 42 से 45 नहीं आ सकता भाई साहब, ठीक है, क्योंकि 7 का मल्टीपल है ये, 7 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए हमारा, ठीक है। उसके बाद से बात करें 12 का, तो अगर 12 लेते हैं तो 12 12 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तभी भी यहाँ पे 45 नहीं आ सकता है, क्योंकि 3 आ रहा है, 9 आना चाहिए यहाँ पे। 18 की बात करें तो अगर 18 लेते हैं भाई, ठीक है, अगर यदि 18 लेते हैं तो देखिए 1/18 प्लस 1/18 में 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा ना, क्योंकि 9 आना चाहिए भाई साहब, क्योंकि नीचे कितना है आपका 45 है नीचे था, ठीक है। तो 45 का मतलब कि यही क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। हल करके देख लीजिए, तो इसको हल करेंगे तो भाई कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर इसका जो होगा 18 और 30 का 90 होगा एलसीएम, 18 5 90 और 30 दिया कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो 5 3 8, 8/90 और 8/90 का मतलब 2 चौके 8 और 2 से 45, यानी 4/45 हमारा क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो यही आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन के द्वारा ऐसे क्वेश्चन को उड़ाए भाई साहब, ठीक है, विद इन सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आई आपको? बिल्कुल सर, समझ में आ गई, ठीक है ना। चलिए अगला है कि वर्तमान में एक पिता अपने पुत्र की आयु की 3 गुणित है, यानी कि एक उसका फादर है और उसका सन है, ये 3 गुना है इसका पिता, ठीक है। फिर बोल रहा है कि 10 वर्ष बाद, यानी कि प्लस का 10 हो जाएगा, 10 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी ये 1 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 2। तो मेरे भाई ऐसे कंडीशन में दोनों का अंतर क्या समान है यहाँ पे, नहीं सर समान नहीं है, 0 हो जा रहा है एक का। तो इसके अंतर से ऊपर गुणा, तो ऊपर गुणा करेंगे तो यही होगा, और इसके अंतर से नीचे गुणा, तो इसका अंतर कितने का है, 2 का। तो 2 2 कितना हो जाएगा, ये 4, और ये हो जाएगा 2 1 2। अब देखिए कितने का अंतर आ रहा है सर, 1 का, और यही 1 जो बराबर होगा वो 10 के होगा। तो बताओ फादर की एज कितना हो जाएगी, 3 से गुणा कर दो, 10 30 हो जाएगा। बेटे का एज कितना हो जाएगा, तो 10 एकम 10 हो जाएगा, यानी कि 10 वर्ष इसका क्या होगा, राइट आंसर। यही आपसे पूछा है कि पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, तो 10 वर्ष है, ठीक है। ऐसे कर देते हैं, सवाल खुला देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहा है कि कह रहा है कि इसका माध्य 26 है, तो 26 का मतलब कि देखिए कि ये 26 से कितना कम है। आप कहेंगे सर माइनस का 22 4 कम है, ये माइनस का 1 कम है, ये प्लस का 1 ज़्यादा है, ठीक है, ये प्लस का 1 ज़्यादा है, और ये माइनस का 2 कम है सर। तो ये तो प्लस 1 से 1 कट जाएगा, 4 2 माइनस का 6 कम है, यानी कि सबका एवरेज तो 26 होगा, इसका भी 26 होगा, पर 6 और क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तभी तो एवरेज सभी का 26 आएगा। बिल्कुल, तो 6 जोड़ देगा तो 26 और 6 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 32, ऑप्शन नंबर बी। और नहीं तो भाई बच्चों की तरह करिए, सभी को जोड़कर 1 2 3 4 5 है, 5 से भाग करके 26 के बराबर करिए, फार्मूला होता है ये। तो ऐसे करेंगे भाई, टाइम ज़्यादा लगेगा, हमको टाइम ज़्यादा देने की ज़रूरत कहीं पे नहीं है, ठीक है। चलिए अगला है, और ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन आपका है, ठीक है। बोला है कि एक सड़क के दोनों ओर एक यानी 2 खंभे हैं, एक सड़क है, इस सड़क के इधर भी एक खंभा है और इधर भी भाई एक खंभा है, ठीक है, 2 खंभे हैं। कह रहा है कि 20 मीटर लंबी सीढ़ी रखी गई है, यानी कि सीढ़ी है तो 20 मीटर लंबी यहाँ से यहाँ तक और एक यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी 20 मीटर है और ये भी कितना मीटर है, 20 मीटर है। तो जब उसे मोड़कर खंभे के सहारे टिकाया जाता है, देखिए टिका दिया यहाँ पे खंभे के सहारे, ठीक है, टिकाया जाता है। तो आगे बोला है कि तो वह सड़क के साथ 30 व 60 30 कोण बनाती है और सड़क की चौड़ाई ज्ञात करे। तो 30 कोण बनाती है, तो 30 बना रही है भाई साहब, कितना बना रही है, 30। तो ये वाला जो कोण है ये कितना डिग्री है, आप कहेंगे सर ये वाला 30 डिग्री है, ठीक है भाई। तो ये वाला 30 डिग्री है, तो बताइए ये वाला कितना हो जाएगा, यहाँ पे दिया है ना, ये 60 डिग्री बना रहा है, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। तो भाई 30 के सामने वाला जो होता है ना वो क्या होता है, 1 होता है, और ये जो होता है आपका √3 होता है, क्या होता है, √3। 60 डिग्री के सामने वाला जो एंगल होता है, ध्यान रखिएगा हमेशा √3 होता है, और ये क्या होगा, 1 होगा। तो मेरे भाई इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय है ना, 90 डिग्री यहाँ पे भी 90 डिग्री है, तो 3 और 1 4 4 का वर्गमूल 2 होता है, यानी कि 2 बराबर किसके है, 20 के है, तो 1 बराबर किसके होगा, आप कहेंगे सर 10 के। तो ये कितना हो जाएगा, 10 √3 ये हो जाएगा इसका आधार, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, तो इसका भी करेंगे तो ये भी 10 √3 ही होगा। तो इन दोनों का योग पूछा है हमसे, क्या पूछा है,
पूछा है कि जो है सड़क की चौड़ाई ज्ञात करे थी, यानी कि चौड़ाई का मतलब यही ज्ञात करना है, ये वाला आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो 10 10 20√3 हो जाएगा, 20√3 हो जाएगा। और √3 का मान आपको दिया है, क्या इसमें दिया है ना, तो 20 गुणे √3 का मान दिया है 1.732, गुणा करा दीजिए। तो 17 दूना के 34, 34 के बाद दशमलव, ठीक है, और 2 दूना के 4, 2 3 6, यानी कि 34.64 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। बोले तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? बिल्कुल सर, बहुत आसान था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। ठीक है, अगला अगला इसको तो सभी को आंसर याद होना चाहिए भाई साहब। इसका परिमेयीकरण कर देंगे, यानी कि 1 प्लस साइन ए से नीचे गुणा और ऊपर भी गुणा। तो ये वाला तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। अरे बताओ आएगा कि नहीं? और ऊपर वाला, तो ऊपर वाला जो है 1 की जगह पे इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है। अरे 1 प्लस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, तो 1 प्लस साइन का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर कट जाएगा रूट से, ठीक है, ये वाला कट जाएगा। तो 1 बटा कास एक बार ले लो, तो 1 बटा कास का मतलब क्या हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस उसके बाद साइन ए बटा कॉस ले लो, तो साइन ए बटा कॉस का मतलब क्या होता है, साइन ए बटा कॉस का मतलब होता है सर टैन होता है। क्या होता है मेरे भाई, टैन ए होता है। तो सेक ए प्लस टैन ए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। त्रिकोणमिति का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं भाई। और अगला आपका ये रहा, बोला है कि कोणों का अनुपात इतना है, यानी कि 4 3 5 से कटने वाला होना चाहिए। तो 4 से कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है तो नहीं होगा। अच्छा, त्रिभुज है ना, तो 180 होना चाहिए। देखिए 20 15 35, 35 और 25 नहीं होगा, 80 180 होगा नहीं। 4 3 70, 5 12 120 नहीं हो सकता है। अरे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। इसमें तो सोचने समझने की कोई जरूरतें नहीं है भाई। ठीक, अगला संख्याओं का योग है। क्या बोल रहा है, संख्याओं का योग है। तो प्रथम पद दिया है आपका ए बराबर कितना, 10 संख्याओं का योग पूछा है। तो माइनस का 3 दिया है, माइनस का 3 दिया है। एन का मान तुम्हारा 10 दे दिया है। ठीक है, और उसके बाद से बात करें डी का मान, तो डी का मान कैसे होता है, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाते हैं, यानी कि माइनस का 5 हो जाएगा। कैसे, तो सर माइनस के 8 में से माइनस का 3 घटाइए ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक है, तो डी का मान मिल गया। फार्मूला क्या होता है सर, फार्मूला होता है हमारा, ठीक है, फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1, ठीक है, और इंटू डी योग का। ठीक है ना, योग का तो फार्मूला यही होता है, बस इस पे हल कर देना है, आपका मान आ जाएगा। तो n का मान कितना मिला है, 10, 10/2 मतलब 5 हो जाएगा। और 2 गुणे a का मान माइनस का 3 है, प्लस n का मान कितना है 10 माइनस 1, सीधा 9 लिख दूँ यहाँ पे, बिल्कुल सर 9, और डी का मान माइनस का 5 है। खत्म कहानी। तो 5 ठीक है, और यहाँ पे 2 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 6 और माइनस 9 5 45, 45 6 कितना होगा आपका आंसर 51 होगा, यानी कि 5 एकम 5 5 5 25, माइनस का 255 इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। बोले तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया ना, फार्मूला क्यों लगाना था। अगला देखिए इस क्वेश्चन में बोला है कि एक महिला अंकित मूल्य पर 24% छूट देती है, यानी कि एमपी जो है, एमपी पर मान लेते हैं 100 है, तो सीपी कितना हो जाएगा आपका आंसर 76, क्योंकि 24% का छूट के साथ खरीदी है तो सीपी हो जाएगा। फिर अंकित मूल्य पर 20% अधिक मूल्य बेच देती है, यानी कि 100 का सामान अब कितना में बेच दिया, एसपी यानी कि विक्रय मूल्य कितना में बेचा है मेरे भाई, ये बेचा है आपका जो है 120 रुपये में। तो कितने का लाभ हुआ है इसको, तो आपके अनुसार 44 का लाभ हुआ है। किस पर सर, सीपी पर, यानी कि 76 पर। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर देंगे। तो देखिए 4 से 11 बार में कट जाएगा, 4 से 19 बार में कट जाएगा। ठीक है, 11 बटे कितना आ गया 19, और 11 बटे 19 का मतलब कितना होता है आपके अनुसार 1100 बटा 19 हो जाएगा। 19 का भाग करिए, तो 19 का भाग करेंगे 1100 में। ठीक है, 1100 में आप 19 का भाग कर लीजिए मेरे भाई। तो 19 चौक कितना, 19 + 19 = 95 हो जाएगा। ठीक है, 5 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, 0 बचेगा। तो 19 7 37, 19 60 52 से 19 से 37 यानी 137 हो जाएगा। तो 10 में से 7 जाएगा, तो 3 3 ऊपर होना चाहिए। ठीक,
19 7 33 से होता है ना, सॉरी 33 से होता है मेरे भाई। 19 7 कितना होता है, 33 से होता है, तो 7 ऊपर होना चाहिए। ठीक है, 57 सही 17/19, 57 सही 17/19, ये वाला नहीं हो सकता, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, केवल ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा था, थोड़ा सा समझना था केवल। अगला देखिए, अगला है कि एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में इतना चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतना हो जाती है, यानी कि 2 वर्ष का मतलब 12.5% वैल्यू कितना होती है, सभी को पता होगा 1/8, यानी कि पहले 8 था, फिर 9 हो गया, फिर 8 था 9 हो गया, 2 वर्ष में ना। तो ये 64 हो गया और ये 81 हो गया। कितना बढ़ा यहाँ से, आप कहेंगे सर 17 बढ़ा, ये कह रहे कि 17 नहीं बढ़ा, 68 बढ़ा, तो 17 से भाग कर दिए, 17 चौके 68, यानी कि 400 गुना, कितना गुना, 400 गुना। तो 400 गुना किसका हो जाएगा, आपका पूछा है ये वाला, तो 4 चौके 16 का 6, मूलधन पूछा है 4 चौके 24 तो 26, यानी कि 266, 4 चौके 16 का 6, 4 चौके 24 और 25, 256 होगा। ठीक है, तो 256 बोले तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये जो आया है ना भाई साहब, 8 से 9 हमने किया है, तो ये मूलधन होता है और ये मिश्र धन होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला प्रश्न आपका रहा ये वाला, कह रहे कि इतना धनराशि 16% वार्षिक दर पर गैर अधिवर्ष 73 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई 48 है, ठीक है ना, 48750 है, इतना की धनराशि है, और कितना 16% है, तो 16 गुणे 73 का मतलब कितना होता है, 5 3 15 5 5 7 35, यानी कि 1 सीधा 5 लिख सकते हैं। बिल्कुल सर, नीचे 100 हो जाएगा आपका, कटाना तो है केवल, 0 से 0 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 जो है खत्म हो जाएगा, 5 से कटा दीजिए, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे 16 मतलब 4 से कटने वाला, 4 से कटने वाला कही है। ठीक है, तो 5 और 5 9 45 हो जाएगा। ठीक है ना, 8 है ये, 5 9 45, 37, 5 7 35 और 5 5 25, फिर 16 का गुणा करें, 16 25 80 का 0, 16 7 112, 8 20 का 0, 2 0 तो आएगा, 120 यानी कि 12 बचा, 16 9 144 और 144 तो 46, 144। ठीक है, 144 और 12 जोड़ दीजिए, 4 2 6 और 4 1, ठीक है, 16 9 128 होता है ना, 16 9 कितना होता है 128। ठीक है, 156 हो जाएगा, कितना होगा मेरे भाई, आप गुणा करा लीजिए, तो गुणा तो कराना तो आता है ना, आसानी तरीके से कर लेते भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा सा लंबा वीडियो पड़ जा रहा है भाई साहब, तो 256 आएगा इसका। ठीक है, 256 आएगा नहीं, 156 0 आएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया ना, क्योंकि 1 0 और खत्म हो जाएगा वहां से। चलिए, कैलकुलेशन था। अगला देखें, एक व्यक्ति 75 किलोमीटर की चाल से निश्चित दूरी 8 घंटे में तय करता है, तो 6 घंटे में कितना तय करेगा, सीधा भाई साहब 75 गुणे 8/6 हो जाएगा, 2 से 3 बार में, 2 से 4 बार में, ये 25 बार में, 25 चौके 100, यानी कि बोले तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों बराबर है। अगला देखें कि 1 घंटे में 36 बॉक्स पैक करती है, तो 1 घंटे का मतलब 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट में 36 पैक कर रहा है। ठीक है, तो 6 को 36 6 दाम में 60, यानी कि 3/5 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। फिर कह रहे हैं कि वो दोनों एक साथ मिलकर 36 बॉक्सों को पैक करते हैं, यानी कि 3 घंटे में, तो 3 घंटे का मतलब 180 हो जाएगा, और 180 में 36 पैक कर रहे हैं, कितना हो जाएगा, 36 3 6 18 का 36 6 बार में 6 6 36 18, यानी कि 1/5 हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि दोनों मिलकर उस बॉक्स को कितने में मिनट में पूरा करेंगे, तो दोनों मिलकर मतलब कि देखिए 5 ही नीचे है, 3 और कितना हो जाएगा 4/5, और 36 करना है तो 36 ऊपर हो जाएगा, तो 5 जाकर ऊपर गुणा करेगा। ठीक है, इधर से हट जाएगा, तो 4 9 36 9 5 45, बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय, यानी कि कौन सा होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला, केबीसी त्रिभुज पी क्यू आर क्रमशः ए बी बी सी और ए सी का मध्य बिंदु है, यानी कि त्रिभुज ये हो गया आपका, इसका मध्य बिंदु आपका ये वाला हो गया। ठीक है, कितने भागों में बटा है, 1 2 3 4 भागों में बटा है, तो 4 भागों में बटा है, इसका मतलब कि 1/4 तो होगा अगुड़े। ठीक है, 1 बटा क्या होगा मेरे भाई, 1/4 तो होना तय है इसका। ठीक है,
1/4 संभावित त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो ये होता है √3/4 a का स्क्वायर, ठीक है, 4a का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर मतलब सबकी भुजा कितनी सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। तो 4 चौके 16 हो जाएगा, 4 चौके 16 से 16 खत्म हो जाएगा, √3 बचेगा। ऑप्शन नंबर सी बचेगा, ठीक है। अगला देखें, चलिए सवाल दिया है कि एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या जो है इतना है, यदि 2 क्रमागत वर्षों में 8%, 12% बढ़ती है, लेकिन तीसरे वर्ष में इतना % घट जाती है, तो तीसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी। तो चलिए इसको निकालने का तरीका थोड़ा सा ध्यान रखना, कैलकुलेटिव है भाई साहब। अब 15,625 है, ठीक है। अब गुण है 8% बढ़ रहा है तो 108 हो जाएगा बटा 100। फिर कितना बढ़ रहा है 12% तो 112 अब बटा कितना हो जाएगा 100, ठीक है। बातें समझ में आ रही है, बिल्कुल। उसके बाद से गुण है अब 22% कम हो रहा है यानी कि 78% हो जाएगा, तो 78/100, ठीक है। इतना सारा चीज अब कटाना है। अब देखिए ये 25, ये 4 से 25 बार में 4 से इसको कटाएंगे, 4 दूना के 8 और 4 सत्ते 28। फिर 4 से ये 25 बार में, फिर 4 से इसको 4 दूना के 8 और 4 8 32, ठीक है, 78। अब उसके बाद से और देखेंगे तो देखिए 2 से ये 50 बार में और 2 से ये 2 3 6 2 9 18। उसके बाद से 2 से 25 बार में और 2 से ये 14 बार में, ठीक है। और 25 25 25 ये 25 का क्यूब 15,625 होता है, ये खत्म हो जाएगा। अब देखिए इसका इकाई अंक देखेंगे तो 9 चौके 36 का 6 और 6 सत्ते 42 का 2, यानी कि लास्ट में कितना आना चाहिए सर, 2 आना चाहिए, ठीक है। लास्ट में कितना आना चाहिए 2। और ये ध्यान रखिए यहाँ पे जो 27 है ना, तो 9 का मल्टीपल दिया है, तो 2 चाहिए लास्ट में 9 का मल्टीपल, तो 2 तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसी में है। 9 से कटने वाला होना चाहिए, तो 4 2 6 4 10 11, ये नहीं हो सकता है, तो होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत कैलकुलेटिव है सवाल भाई साहब, इसको करने में नकदम ठेक जाएंगे आपको, आप करके देखिएगा। तो ऐसे करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाकर, ठीक है ना। चलिए अगला देखें कि 1470 रुपये की राशि अनंत और मोहन के बीच 3:4 के अनुपात में बांटी जाती है, तो मोहन की राशि कितनी है। तो ये तो बहुत सिंपल सा है। किसका पूछा है, मोहन को पूछा है। 4 से कटने वाला चाहिए, ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अब बताइए इसमें को हल करना पड़ा क्या भाई, नहीं, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनको हल ही नहीं करना पड़ता है। देखिए क्वेश्चन दिया है, इसको भाई पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं देना है, सीधा लास्ट में देखिए क्या पूछा है, न्यूनतम पूछा है ना। तो 70 हो गया, 28 हो गया, ठीक है, 70 28 और उसके बाद से 42 है तो 42 हो गया। इनका एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा एलसीएम। तो आप देखेंगे तो सर यहाँ से देखेंगे तो 70 मतलब कि 70 तो होगा, ठीक है। यहाँ पे 4 का गुणा है तो 4 का भी गुणा होगा, ठीक है ना। यहाँ पे 42 है तो 7 6 42 होता है, नहीं कि 3 का भी गुणा होगा, यही हमारा होगा। तो 4 3 12 12 7 84, 840 का आधा भी कर सकते हैं, तो 2 दूना के 2 चौके 8 2 दूना के 4 0, 420 होगा इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। हालांकि इसका दुगुना ज़्यादा ले लिया है, ठीक है ना, तो 20 इसका जो है राइट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि दुगुना लिया है, 70 लिया है ना, तो 70 में 2 पहले से मौजूद है, इसीलिए 4 से गुणा कराना, 4 से नहीं बल्कि 2 से गुणा कराना है, ठीक है ना। तो 7 दूना का 14 14 42 420 इसका राइट आंसर होगा। बहुत तेज ले सकते हैं। ये 20 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर अभी को पता है कि एक बार जोड़ देते हैं, तो 20 से 16 कितना होता है 36, एक बार घटा देंगे 4, तो 36 का 6 4 का 2, तो 6 दूना कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 12। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद से भिन्न बड़ी क्या बताना है इसमें, तो देखेंगे तो इसमें पूछा है कि सबसे बड़ी भिन्न क्या है, तो भाग करिए ना। तो भाग करेंगे तो देखिए ये 11 है और बड़ी पूछा है, 11 ऊपर 5 है 12 है, तो ये तो नहीं हो सकता है, 12 वाला बड़ा होगा। 15 का भाग करिए तो 0.15 दूना का 30 हो जाएगा, और 12 में 11 का भाग करेंगे तो देखिए एक बार पूरा पूरा चला जाएगा, और इसमें भी नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, तो होगा कौन सा 12/11, 1 दशमलव कुछ आएगा, बाकी 0 दशमलव आएंगे, तो सबसे बड़ा 12 आपका क्या होगा 11 होगा। ये तो सीधा सीधा दिख रहा है भाई, ठीक है, दिख रहा है ना आपको, बिल्कुल दिखना भी चाहिए। अगला देखिए, अगला एक 9 से विभाज्य नहीं है, जोड़िए सबको, तो 4 1 5 4 9 ये कट रहा है, देखिए 7 2 9 8 3 11 17 18 ये भी कट रहा है, 3 5 8 2 10 5 15 3 18 ये भी कट रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, ये नहीं कटेगा। 5 3 8 4 12 9 21 नहीं आता है 9 के पहाड़ा में।
अब जीके जी चल रहा है भाई सब, ठीक है। पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा पसार युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है। तो देखिए पूरा पसार काल है, मध्य पसार काल है, ताम्र पसार काल है, सॉरी ताम्र पसार काल नहीं है, ये नव पसार काल है। ये ताम्र पसार काल क्या है, तांबे की खोज हुई थी तब इसका नाम रखा गया ताम्र पसार काल, यानी इसके 3 है आपके, ध्यान रखिएगा, ठीक। अगला अगला है कि अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी है। तो ध्यान रखिएगा ये अरबी भाषा में लिखी है। किस भाषा में, अरबी भाषा में, ठीक है ना। चलिए एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा भाई, ठीक है। जब फ्रांसीसी नेतृत्व ने फ्रांस ने पर कब्जा किया था तो पहला कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया था, कहाँ पे लड़ा गया था, ठीक है ना। फ्रांस ने किसके साथ जो है कब्जा किए कर लिया था उस पर, तो आपको पता होना चाहिए। ये था आपका कौन सा, मद्रास। कहाँ पे, मद्रास, यानी कि जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था ना 1746 से लेकर 48 के बीच में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है। संघवाद की स्थापना, सरकार का संसदीय स्वरूप, मूल अधिकार, सामंतशाही को प्रोत्साहन। तो भाई साहब आपको दिख रहा होगा, ऐसे भी दिख रहा है कि जो है ऑप्शन नंबर डी सामंतशाही को प्रोत्साहन कहीं दिया ही रहेगा, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला एक निम्नलिखित से किसका द्वारा भारत के एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है। तो धर्मनिरपेक्ष यानी कि भारतीय प्रस्तावना में है ना, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र राज्य बनाने के पुत्र जो समस्त नागरिक को सामाजिक आर्थिक ये सब है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। प्रस्तावना समझ में आया क्या, बिल्कुल सर प्रस्तावना में ये वर्णित है। आगे देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की अनोखी विशेषता भी कहा गया है। तो इनके द्वारा देखेंगे तो इनको कहा गया है किसके, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को, डीपीएसपी को, ठीक है ना। अगला आपको ये रहा, बोला है कि हमारी आकाशगंगा मिल्की वे सबसे नजदीक कौन सी आकाशगंगा है, ठीक है। तो सबसे नजदीकी जो आकाशगंगा है वो है आपकी एंड्रोमेडा आकाशगंगा, खूब पूछा जाता है। अगला है कि काठियावाड़ प्रायद्वीपीय का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो इसका विस्तार देखेंगे तो आपको मिलेगा राजस्थान तक। कहाँ तक मिलेगा मेरे भाई, राजस्थान तक मिलेगा, ठीक। अगला है कि समष्टि अर्थशास्त्री विश्लेषण में सीमांत बचत प्रवृत्ति किसे कहते हैं, किसे दर्शाती है, एमपीएस, ठीक है। तो ये जो दर्शाती है किसको दर्शाती है, ध्यान रखिएगा किसी व्यक्ति की आय में प्रति इकाई परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी बचत में परिवर्तन नहीं किया दर्शाती है समष्टि अर्थशास्त्री, ठीक। अगला है कि नकलेश्वर एक अनुष्ठान है जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्र और सुदर्शन की काष्ठ प्रतिमाओं का नियमित नवीनीकरण किया जाता है। नवकलेवर रथ यात्रा का आयोजन कहाँ किया गया, कहाँ किया जाता है नवकलेवर रथ यात्रा। तो ये जो किया जाता है मेरे भाई ये पुरी में किया जाता है, उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर, समझ रहे हैं ना, पुरी। अगला है कि कजरी लोक नृत्य ऋतु से संबंधित है। तो कजरी लोक नृत्य जो है वो किससे संबंधित है, डी मानसून से संबंधित है, ठीक है ना। उत्तर पूर्वी प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत है भाई साहब, ये खूब पूछा जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है। तो सर्वाधिक योगदान देने वाला वो है तृतीय क्षेत्र, क्योंकि भाई सब इसी में ना इंजीनियर सब होते हैं, वही नहीं रहेंगे तो कैसे लाभ मिलेगा, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को नहीं मिल सकता है भाई, ठीक है। लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन पुस्तक का लेखक कौन है। तो ये है आपकी कविता राव, ठीक है, कविता राव। अगला है कि विटिंग द रिट्रीट आधिकारिक तौर पर भारत के किस राष्ट्रीय उत्सव की समाप्ति को दर्शाता है। तो ये दर्शा रहा है आपके संविधान दिवस। किसको दर्शा रहा है भाई साहब, संविधान दिवस, यानी कि संविधान दिवस बोला ये नहीं, गणतंत्र दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस रिपब्लिक डे इसको बोलता है ना। 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था। तो सभी को पता होगा पहले भारतीय जो थे वो थे आपके रविन्द्रनाथ टैगोर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनको जो है गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक। अगला है क्या कि संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित अंगों में से कौन सा न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है। तो न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है वो कौन सा है भाई, तो वो है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ध्यान रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है। बाकी संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, न्यायशीता परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद ये सभी जो है न्यूयॉर्क में है, ठीक। अगला है कि टेबल टेनिस को ओलंपिक खेल के रूप में किस वर्ष मान्यता मिली थी। तो ये जो मान्यता मिली थी 1988 में मिली थी।
अगला है कि वॉलीबॉल खेल में स्पाइक को किस नाम से जाना जाता है। तो वॉलीबॉल खेल में स्पाइक को जिस नाम से जाना जाता है वो है आपका स्मैश। क्या है मेरे भाई, स्मैश है, ठीक है ना। स्मैश इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र पूर्व नाम से जाना जाता था। तो इसको जो है किस नाम से जानते थे हम लोग, तो इसको नाम से जानते थे परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्राम्बे के नाम से, ठीक है। 1950 में तत्कालीन इंडोनेशिया राष्ट्रपति भारत के प्रथम गणतंत्र दिवस की शोभा बढ़ाने वाले मुख्य अतिथि थे। तो वो थे आपके कौन, आपके थे सुकर्णो। कौन थे, सुकर्णो। मेरे भाई समझ में आया ना आपको चीजें इतनी, बहुत मेहनत लगती है यार, थोड़ा सा हेल्प करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अभी तक चलो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक में जय हिंद, जय भारत।